हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स अड्डा। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक, फिर से वही टॉपिक उठाए हैं जो पिछले टॉपिक में मैंने बात किया था, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन टॉपिक पर, उसी के पार्ट को हम आज आगे लेके चलेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को पिछले लेक्चर में बहुत सारे सुझाव आए थे कि कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम आगे चलेंगे। और आप लोगों से हमारा ये आग्रह है कि आप लोग आप लोगों को कुछ भी थोड़ी सी भी कमी लगे तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि सर इसको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग बस देखते रहिए, हम आगे आपको पढ़ाएंगे, आपके लिए सारी अच्छी से अच्छी चीज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले आते हम लोग होमवर्क पर, जो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, बैलेंसिंग का मैंने पिछली क्लास में कहाँ तक छोड़ा था, बैलेंसिंग पे आके छोड़ा था आपको। तो बैलेंसिंग का जो मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में हम आते हैं। हमारा होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था कि गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा पेपर में लिखा हुआ, बिल्कुल तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा और बैलेंसिंग वहां पे आपको करनी होगी, तो तैयार रहिए। क्या कहता है, गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। ठीक है, तो आयरन 3 वाला सल्फेट है, क्योंकि आयरन सल्फेट हमारा एक बन सकता है FeSO4 वाला। ठीक है, हम लोग क्या बन सकता है, FeSO4 वाला बन सकता था, लेकिन ये वाला नहीं करना, हमें आयरन 3 वाला बनाना है। तो आयरन 3 वाला क्या होता है हमारा Fe2SO4, और SO4 पे हम लोग टेकन थ्राइस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है आयरन 3 वाला। मैंने भी समझाया आपको ये। चलते हैं, करते हैं। पहले क्या क्या दिया है हमारे पास कि आयरन का रिएक्शन कराना है किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हम आयरन ले लेते हैं, आयरन का हमें कराना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो H2SO4, इसको हम डाइल्यूट लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में बना करके, इसके साथ हमें करना है। और मिल क्या रहा है हमें, मिल रहा है कि आयरन सल्फेट ही मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और सल्फेट 3 वाला मिल रहा है। मैंने इसलिए पहले बता दिया था आपको, ताकि बाद में हम जो है लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Fe2SO4 टेकन थ्राइस वाला मिल रहा है, और प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है H2। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अकेला है उसको नहीं छुएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें हमारे में SO4 यहाँ पे कितना है। यहाँ पे SO4 वाला जो आयन है वो अकेला है, और यहाँ पर SO4 कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर SO4 हमारे कितने हैं, ये 3 आयन है SO4 के। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अब SO4 कितना हो गया, 3। SO4 यहाँ पर कितना हो गया, 3। SO4 बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा H2 है, H है, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें। ठीक है, जिसका मल्टीप्लीकेशन होता है कितना हमारा हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा हाइड्रोजन हो गया 6। अब चलते हैं, देखते हैं आयरन कितना है। यहाँ पे हमारा आयरन है 2, लिखा है ना 2, यहाँ पे 2 आयरन है, लेकिन यहाँ पे 2 आयरन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आयरन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब भैया देख लो, सबसे पहले एक एक चीज उठा लो, आयरन कितने हैं इसमें, 2 यहाँ पर भी है, 2 वहां पर भी है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देख लेना, आयरन इसमें कितने हैं, 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। ठीक है, सल्फेट देख लीजिए, सल्फेट इस साइड कितने हैं, 3 SO4 वाले आयन। ठीक है, तो SO4 2 माइनस वाले आयन इस साइड। ठीक है, 2 माइनस, इस साइड कितने हैं, 3, उस साइड में कितने हो गए हैं, 3। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारा कितना है, इस साइड भी 6, उस साइड भी 6। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, सारी चीजें हमारी बैलेंस हो गई। तो यही था हमारा होमवर्क। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता, इसका आंसर हो जाता हमारा 2Fe प्लस 3H2SO4 गिव्स Fe2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 3H2। ठीक है, यही मिलता हमें, यही सारी चीजें थी। अब चलते हैं हम आज के, जो हमें आज के काम करने। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम सोच रहे हैं करवा दें आपको बैलेंसिंग पे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करवा देने चाहिए बैलेंसिंग पे, थोड़ा सा जो है डाउट आपका क्लियर रहे बैलेंसिंग का। तो अगला एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, उसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा बैलेंसिंग का,
ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा बैलेंसिंग का है। क्या दे दें आपको हम, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम को आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनानी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का हमें ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है O2 के साथ, और हमें बनाना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो कर लेंगे हम लोग बहुत आसानी से। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही है, और लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 3 करने के लिए हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए ऑक्सीजन को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देख लीजिए आप लोग कि जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो जाएगा। Al यहाँ पर कितना है, 2 है, और Al यहाँ पर कितना है, 1 भी नहीं है, तो हम यहाँ पर भी 2Al लगा देते हैं। ठीक है, हमारे ये बैलेंस हो गया, 2Al प्लस 3/2 AO2 और Al2O3 मिल गया हमें। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग मॉलिक्यूल्स को आधा नहीं करते। आधे से मतलब ये नहीं होता कि वो आधा कर लेंगे उसको। ठीक है, तो उससे आधे से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा फिर अच्छी तरह बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किससे, 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो 2 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एल्युमिनियम प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, हो जाएगा 3O2 गिव्स, क्या दे रहा है हमें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Al2O3। अब देख लीजिए 3 2 जा क्या हो गया 6, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 एल्युमिनियम, 4 एल्युमिनियम। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बैलेंस हो गया। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और करा दें इस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि C2H6 को, ठीक है, C2H6 में जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक प्रोडक्ट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है हमें। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको बैलेंस करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, तो भैया सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, 6 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन का नंबर देखिए भैया आप, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन। तो आप 5 ऑक्सीजन कहाँ से लगाएंगे, 5 ऑक्सीजन आप कहाँ से लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़े से इवन नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो 3 हम लिख दिए हैं ऑक्सीजन को, 3 ना होकर के ये हमारा, इसको दोगुना कर देते हैं एक बार। ठीक है, जब भी हम करेंगे अब इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 लिख दिया ना, तो 3 से नहीं हुआ, तो अब इसका हम दोगुना ही करेंगे सीधा। ठीक है, इसके मल्टीपल में चलेंगे, 3 के मल्टीपल में चलेंगे बैलेंस करना, तो हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड फिर रिलीज कर लें। तो 3 का दोगुना कितना होगा, 3 का दोगुना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 6H2O, क्योंकि भाई हम दोनों तरफ कर सकते हैं ना, हम केवल प्रोडक्ट साइड ही थोड़ी करेंगे जबरदस्ती का, हम देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड में कर देंगे बैलेंस। तो 6H2 देखिए, 6H2 मतलब 6 6 दूना 12, कितने यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 2 8 ऑक्सीजन। ठीक है, 12 और 6 2 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, 4O2, ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गया। 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 12 हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 2 जा 4 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और इधर यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो गया। फोर से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो गया, हमारा ये पूरी तरह बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें
कि 4 कार्बन भी हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन उधर 12, 4 दूना 8 ऑक्सीजन इधर और 8 ऑक्सीजन उधर भी, ठीक है। ऐसे बैलेंसिंग करते हैं। अब इतना ही बैलेंसिंग मैंने बता दिया, मुझे और आगे भी पढ़ाने, तो हम सोचते हैं आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ठीक, आज जो हम लोग देखेंगे, आज एक मतलब इसके टॉपिक के आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो हम लोग बैलेंसिंग पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया कैसे जाए। इन्फॉर्मेटिव का मतलब यह है कि वो हमें कुछ और ज्यादा सूचना दे। भैया जैसे भी कोई हमारे पास आए, ठीक है, हमारे पास आए, कोई हमें बता दिए भैया वो मतलब एक आदमी आ रहा कोई, तो हम जान ले रहे हैं बस एक आदमी आ रहा है, कोई आदमी है कौन ये तो हम नहीं जान रहे, ठीक है। अगर वही बंदा आया मुझसे बताया कि भैया वो बगल के आपके पड़ोस के रामू चाचा आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम जान जाएंगे हाँ वो आदमी जो आ रहा है पर्टिकुलर हमारे बगल का ही है और रामू चाचा ही है, उनके नाम भी जान गए, तो उनके बारे में सूचना मिली नहीं मिली, ठीक है। तो इसीलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में सूचना जब ज्यादा चाहिए तो केमिकल इक्वेशन क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर हमें चाहिए कि अच्छा ये रिएक्शन में ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, कि ठीक है ये कैसे हो रहा है, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है, ये सारी सूचनाएं उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन हमारा होता है वो सारी सूचनाएं हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएं। तो देखिए सबसे पहले तो उसके फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल स्टेट का मतलब ही हो गया कि उसका सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ठीक है। तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका फिजिकल स्टेट कैसा है उसको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, एक मैंने लिया CaCO3, ठीक है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या होता है जानते हैं आप लोग, CaCO3 क्विक लाइम बोलते हैं इसे, या तो चूना बोल सकते हैं आप, ठीक है, चूना। CaCO3 को मैंने क्या किया, रिएक्शन कराया, किसके साथ रिएक्शन कराया, वाटर में डाल दिया, वाटर नहीं HCl में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, HCl में डाल देते हैं। तो CaCO3 को मैंने HCl में डाला, HCl हमारा कैसा था, एक्वस था। एक्वस का मतलब होता है इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। HCl हमारा किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। अब हम लोग चलते हैं इसको आगे जब बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, ठीक है, CO2 हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारा क्या हुआ, CaCO3 था, सॉलिड फॉर्म में था, HCl था, एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। उसको मैंने रिएक्टेंट साइड रखा, रिएक्शन कराया, उसका प्रोडक्ट में क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला। कैल्शियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, क्या हम लोग जानते हैं किस फॉर्म में है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है उसके बारे में, तो इसीलिए इसको हम इन्फॉर्मेटिव बना देंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड हम लिख दिए, जैसे कि एक्वस फॉर्म में है, हमें पता चल गया हाँ ये एक्वस फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में है, वाटर भी हमारा एक्वस या लिक्विड के फॉर्म में था, ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। और HCl करें, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हमारा क्या होगा, उड़ के चला जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी हमारे एक इन्फॉर्मेशन हो गया। मैंने क्या बताया इसको, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, तीनों फॉर्म मैंने इसमें बता दिया। क्या होता है, फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि फिजिकली उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा था, ठीक है। अब आता है जो सेकंड कंडीशन हमारी है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, रिएक्शन की कंडीशन। रिएक्शन की कंडीशन बताना, रिएक्शन की कंडीशन बताने का मतलब ये होता है कि हम रिएक्शन में बताएंगे कि कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन किया जा रहा है, कितने प्रेशर पे रिएक्शन किया जा रहा है, ठीक है। कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं तो हम लोग उसको यही ध्यान देंगे कि उसमें कितना टेम्परेचर रखें। भाई हमें रिएक्शन कराने के लिए दे दिया गया, लेकिन उसका हम टेम्परेचर कितना रखें ये तो हमें नहीं पता है ना। तो रिएक्शन की कंडीशन को भी बताना जरूरी होता है कि भाई इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉयल करोगे तब वाटर हमारा बॉयल होगा, ठीक है। तो किसी चीज को बताना, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, कितने प्रेशर पे हम इसको रिएक्शन कराएं, उन सब चीजों को बताना भी हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन के कंडीशंस होते हैं। तो रिएक्शन के कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन का कंडीशन में एक जैसे हम बता दें कि CO2 है हमारा, ठीक है, एक रिएक्शन लिखते हैं इसमें, आपको रिएक्शन समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, प्लस इसका रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में था, दोनों गैसियस फॉर्म में मैंने करा दिए। और इतना जल्दी मिलते नहीं,
इसके ऊपर हम लोग जो एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे लिख दिया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 340 एटीएम मतलब ये प्रेशर दिया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है इस रिएक्शन को कराने के लिए। भाई गैस है ना, तो गैस को हम लोग कैसे करते हैं, गैस को कंप्रेस करना होता है, गैस को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देना होता है, तब तो जाके गैस मिक्स होते हैं, ऐसे तो गैस मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो 340 एटीएम जब प्रेशर दिया गया तो आगे हमारा ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, जब हमारा इसे प्रेशर दिया गया तो क्या फॉर्म कर देगा हमारा CH3OH, भैया सिंपल चीज है, CH3OH, ये भी किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। गैस को मैंने इतना कंप्रेस कर दिया कि वह लिक्विड के फॉर्म में आ गया, ठीक है, इतना कंप्रेस किया, कितना किया, 340 एटीएम। अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए बेनिफिशियल हो गई कि आगे का कोई भी जाएगा, आगे कोई भी बंदा जाएगा, वो क्या करेगा, इतने प्रेशर पे इसको रिएक्शन कराएगा, उसको पता रहेगा कि हम इतने प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस को जब मिलाएंगे हमारा CH3OH में मिल जाएगा, ठीक है, CH3OH में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, अगला कंडीशन हमारा है हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। हीट चेंज के ऊपर मैंने आपको दो चीजें बता रखी थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हमारी हीट बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन में हमारी हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शंस में हम हीट देते हैं वो एंडोथर्मिक, ठीक है, सिंपल चीज है, बस इतना सोचे रहिए, जिस रिएक्शन के लिए हम हीट देते हैं वो एंडोथर्मिक, जिस रिएक्शन से हमारी हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी होता है, ये अभी हमें पता चलता है कैसे कि हम अगर रिएक्टेंट साइड जोड़ रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्या किया, हीट दिया, और अगर हम प्रोडक्ट साइड हीट को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हीट क्या हुआ, हमारा निकला, तो इस हिसाब से हम हीट चेंज भी दे देते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारा इसका ले रहे हैं कि कार्बन को, ठीक है, कार्बन था सॉलिड फॉर्म में, मतलब कोल, कार्बन सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कोयला था, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, बर्न किया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, बर्न किया, तो हमारा क्या निकलता है यहाँ से, हमारा निकला CO2, ये गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस कुछ बहुत सारी एनर्जी निकली, ठीक है, 393 किलो जूल जो एनर्जी निकली। तो ये जो प्रोडक्ट साइड एनर्जी ऐड हुआ है, ये प्रोडक्ट साइड एनर्जी ऐड का मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही एंडोथर्मिक का भी रिएक्शन दे रहे हैं हम आपको, एग्जांपल दे रहे हैं कि N2 गैस है, ठीक है, N2 है, नाइट्रोजन हमारा गैस है, इसको मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस में मिलाने मतलब किया, ठीक है, और इसको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीट देने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड आप हीट ऐड कर लीजिए, तो रिएक्टेंट साइड हीट ऐड करने का मतलब हो गया 180.7 किलो जूल, ठीक है, मैंने ऐड किया, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिलेगा, 2NO, ठीक है, क्या मिला, 2NO, ठीक। तो ये सारी हमारी चीजें हो गई, हमारे मतलब रिएक्शन में मिलता क्या क्या, ठीक है, जो हमारा मतलब 2NO मिला, तो इसको हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव कर देते हैं, हमारा किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कि गैसेस फॉर्म में। भाई हम इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, तो इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो गैसेस बताता है, क्या बताता है, फिजिकल बताता है, और जो अभी मैंने बताया था कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, हमारे रिएक्शन की कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसमें कितना प्रेशर दिया जा रहा है, कितना क्या दिया जा रहा है, वो बताता है, और ये जो हीट चेंज है, ये भी हमें क्या पता चलता है, इसी के इक्वेशन को हम लोग इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज्यादा सूचना वाला बना सकते हैं, उसमें भी दिखा सकते हैं हीट कितनी दी गई, हीट कितना निकाला गया, ठीक है। चौथा वाला हमारा जो टॉपिक आता है, चौथा वाला क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है भैया, कितना मात्रा में तो लें, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया किसी चीज की कितनी मात्रा में हम उसको लें, रिएक्टेंट्स की कितनी मात्रा है और प्रोडक्ट की कितनी मात्रा है, इसका भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, एक मैंने ले लिया जिंक लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जिंक एक मेटल तो सॉलिड फॉर्म भी लेंगे, सॉलिड फॉर्म ले लिया, प्लस इसके साथ मैंने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैंने इसमें ऐड किया जिंक के साथ, जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, ठीक है, हमें क्या मिला, ZnSO4, क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस H2, सबके बारे में दे रहे हैं। H2 हमारे किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, ZnSO4 हमारे किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, H2SO4 डाइल्यूटेड था तो ये भी एक्वस फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में था। मैंने इसका सारा लिख लिया,
कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया कि कैसा है हमारा ये जो डाइल्यूट मैंने लिखा ना, यही चीज हमारे बता रही है एक कंसंट्रेशन की डाइल्यूटेड है कि कंसंट्रेशन है, मतलब उसकी मात्रा कैसी है। H2SO4 जो मैंने लिया, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन मतलब उस H2SO4 की एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, दो वर्ड हमारे होते हैं, एक हम लोग जब कभी भी एसिड लिखते हैं तो एक लिखते हैं भैया कि कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा जो लिखते हैं उसको लिखते हैं डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, डाइल्यूटेड। कंसंट्रेट का मतलब होता है मात्रा, तो उस कंसंट्रेटेड एसिड मतलब हो गया कि प्योर और प्योर उसी फॉर्म में एसिड है, ठीक है, वो H2SO4 जो हमारा होगा वो प्योर H2SO4 ही रहेगा, वो हमारा हो जाता है कंसंट्रेटेड। ये मतलब H2SO4 की मात्रा उसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। और डाइल्यूटेड का मतलब हो जाता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसे डाइल्यूट कर दिया गया है, किसी भी एसिड में पानी मिला दिया गया है, ठीक है, H2SO4 को, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है या ज्यादा मतलब तगड़ा वाला नहीं है एसिड। ये कंसंट्रेटेड क्या होता है, बहुत ही तगड़ा वाला एसिड होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप समझ गए होंगे आई होप। आगे चलते हैं हम, अगला हमारा जो स्लाइड है उसमें मतलब क्या लिखा है, ये लास्ट दो प्रकार के हैं, इन लास्ट दोनों प्रकार को हम देख लेते हैं फिर से अच्छे से। नेचर ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भैया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है, ये हमारा कौन बताता है, रिएक्शन, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, जो दोनों रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जितना वो फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही वो बैकवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग दो एरो दिखाते हैं, एक एरो ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे लग जाती है, दूसरा एरो हमारा ये होता है, ठीक है, इससे हम लोग दिखाते हैं इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या लिया है कि हम लेते हैं N2O4 गैसियस फॉर्म में, ठीक है, N2O4 गैसियस फॉर्म में लिया, फॉरवर्ड रिएक्शन में जब ये जा रहा है, ठीक है, ये दोनों कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बता रहा हूँ इसलिए देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जब गया तो क्या बनाया 2NO2, ये भी क्या है, गैस ही है, ठीक है, 2NO2 बना लिया। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 2NO2 से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आता, हम लोग 2NO2 को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराते तो हमें मिलता है N2O4। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब हमें या तो NO2 मिला करेगा हमेशा या तो N2O4 मिलता रहेगा, ठीक है, N2O4 के फॉर्म में ये मिलेगा गैस या तो NO2 के फॉर्म में, इक्वल चांसेस हैं इनके, इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यही हमारा नेचर ऑफ रिएक्शन हमारा बता रहा है कि कैसा है, जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड है, ठीक, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड जाता है, ठीक, ये सब चीजें भी हमें आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, दिखाया जाता है अच्छे से। और चौथी हमारी जो लास्ट चीज है, सिक्स्थ वाली जो हमारी है, ये है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बताता है कि रिएक्शन कितने तेजी से हो रहा है, कितने जल्दी से हो रहा है, ठीक है। स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने क्या कि हम लोग लिख देंगे, ठीक है, स्पीड कैसे दिखाएंगे रिएक्शन की, स्पीड तो दिखा नहीं पाएंगे रिएक्शन, तो हम लोग उस रिएक्शन में क्या लिखते हैं, लिख देते हैं कि ये रिएक्शन हमारा स्लो है या ये रिएक्शन हमारा फास्ट है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है लोगों को कि मतलब ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। जैसे या हम आपको कोई चीज बताएं, ठीक है, हम आपको कोई चीज बताएं, हाँ वो दौड़ता है, तो कैसा दौड़ता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, यही चीज हम कहते हैं वो बहुत ही तेज दौड़ता है या बहुत धीरे दौड़ता है। तो मैंने जो उसका स्पीड बताया, मैंने खुद बोल के बताया ना, उसके साथ मैंने वर्ड जोड़ा क्या कि मतलब वो तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है, ठीक है। तो स्लो या फास्ट ऐसे हम लोग रिएक्शन के केस में भी बताते हैं, ठीक। तो रिएक्शन हमारा स्लो या फास्ट है, उसको हम लोग बताना पड़ता है कि स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन। जैसे कि एक हम दे रहे हैं एग्जाम्पल कि 2Na हमारे क्या था, सॉलिड फॉर्म था, ठीक है, सोडियम को मैंने लिया सॉलिड के फॉर्म में, इसमें वाटर मिला दिया 2H2O, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या देगा, सॉरी तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा 2NaOH प्लस H2 मिल गैस क्या होगी, इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बाहर निकलने वाला इस तरह से दिखाते हैं कि गैस क्या हुआ, बाहर हो गया, हमें तो पता नहीं चल रहा है स्लो है फास्ट, हमें कुछ पता चल रहा है स्लो है फास्ट है, इसको हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो हम एरो पे यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन कैसा है, फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ही तेजी से होता है। जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो फटाक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारा मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव का
इतना स्टेप्स, 6 स्टेप्स थे हमारे। 6 स्टेप कौन कौन से थे? सबसे पहला हमारा क्या था कि फिजिकल स्टेट उसका बताना। सेकंड हमारा क्या था कि रिएक्शन की मतलब रिएक्शन मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन कंडीशन को बताना, सेकंड हमारा था। थर्ड हमारा क्या था कि हीट चेंज कैसे हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको बताना, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या था कि कंसंट्रेशन बताना कि हमारे कोई एसिड जो हम मिला रहे हैं वो डाइल्यूटेड कितनी है, कि वो कंसंट्रेटेड कितनी है, ठीक है, उसको बताना। पांचवा हमारा है कि नेचर ऑफ रिएक्शन, कैसा उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है, फॉरवर्ड कितना जा रहा है, बैकवर्ड कितना जा रहा है, उसको बताना। छठवां हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है उसको बताना, ठीक है। बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो थे मैंने इसको पहले ही करा चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए अब इस स्लाइड का कोई काम नहीं है। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे, ठीक है, किस पे आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन पे, ठीक। या इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस तो नहीं है, बट 2-3 लिमिटेशंस ऐसे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसके बेस अगर हम देखा जाए तो। भाई साहब ये देखिए कि अगर हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन में सबसे पहला जो लिमिटेशन है, जो सबसे पहला लिमिटेशन हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है कि वो यही नहीं बताता कि इसके साथ ये रिएक्शन जो मैंने लिख दिया, मैंने कोई रिएक्शन लिख दिया तो वो पता नहीं सही है वो रिएक्शन की होगा भी कि नहीं होगा, ये हमें पता चलती नहीं पता चलता ना। तो पहला इसका जो हम लोग बोलते हैं ना लिमिटेशन में, तो पहला आता है इसका फिजिबिलिटी, ठीक है। फिजिबिलिटी बताती ही नहीं भैया ये कि होगा कि नहीं होगा। फिजिबिलिटी का मतलब है कि ये रिएक्शन अकर होगा, अकर करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि अभी एक हम आपको बताएं रिएक्शन, तो मैंने कॉपर को लिया, कॉपर का मतलब मैंने रिएक्शन कराया, सॉलिड फॉर्म में ले लिया, H2SO4 के साथ करा दिया, ठीक है, कॉपर का H2SO4 के साथ करा दिया, और H2SO4 को हम मान ले रहे हैं कि एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसका रिएक्शन कराया तो आपको फटाक से पता लगेगा हाँ ये कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। लेकिन भाई साहब ये होता ही नहीं है, ये रिएक्शन ऑकर करता ही नहीं है, लेकिन इसको हमें बताएगा कौन, ये बताएगा कौन, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हुई ना इसकी, एक कमी हुई ना इसकी केमिकल इक्वेशन की। कोई केमिकल इक्वेशन अगर लिख दिया गया है तो उस समय ये नहीं बता सकते हैं कि ये ऑकर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, बाद में रिएक्टिविटी सीरीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर होगा कि नहीं होगा, वो सब अपने मतलब अपना एक पढ़ाई के ऊपर डिपेंड होता है, तो आ जाता है बाद में, ठीक है। बट ऐसे केमिकल रिएक्शन से हमें मतलब सीधे केमिकल इक्वेशन से हमें सीधा पता नहीं चलता ये रिएक्शन इसके होगी कि नहीं होगी। तो पहली बात हमारी क्या थी, फिजिबिलिटी की, ठीक है। इसमें अगर सेकेंड टॉपिक में हम बात करें तो जो इसकी सेकेंड कमी है, ठीक है, सेकेंड कमी इसकी है कि टाइम नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में कितने टाइम में ये होगा, ठीक है। टाइम बोलते हैं या तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल दें, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दें, तो ये एक्चुअल नहीं बता पाता। ऐसे हम लोग कह सकते हैं हाँ ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ये स्लो रिएक्शन करेगा, ये बता सकते हैं, बट इसका टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरी चीज जो हमारी होती है, तीसरा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे मतलब मान लीजिए आपने किसी भी H2SO4 को ही आपने सोल्यूशन के फॉर्म में लिया, ठीक है, सोल्यूशन के फॉर्म में इसको आपने ले लिया H2SO4 को, तो आपने कहा कि ये डाइल्यूटेड है। मैं मान लेता हूं आपने बोल दिया भैया एक बार कि इसको ये डाइल्यूटेड है, तो कितना डाइल्यूटेड है, कितना पानी मिलाया है आपने, 1 गिलास पानी मिलाया, 2 गिलास मिलाया है, कितना मिलाया है, ये तो हमें नहीं पता चला ना। हमें बस ये पता चला हाँ डाइल्यूटेड है, मच डाइल्यूटेड मतलब मोर डाइल्यूटेड है कि लेस डाइल्यूटेड है, ये तो नहीं पता चल रहा है ना। तो ये 3 इसकी कमियां, मेजर कमियां जो है इसकी केमिकल इक्वेशन की ये है, ये हमें इनसे पता नहीं चल पाता, ठीक है। हम चलते हैं आज के आखिरी स्लाइड्स पे। थोड़ा सा आपको केवल एक व्यू देना है, अगले वाले लेक्चर में आपको सारा हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो आज ये इस पे केवल एक व्यू है, तो आप इसको देख लीजिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो टोटल 5 टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शन है। जो 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन उसमें क्या है, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। भाई केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके डेफिनेशन आपको समझ के याद हो जाएगा। आप देखिए कितने आसानी से ये सारी चीजें होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको क्लियर होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज को जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन में ये होता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को जोड़ करके एक फॉर्म में जो चेंज कर दे, ठीक है, एक फॉर्म में चेंज कर दिया। ये देखिए A प्लस B को जोड़ के वो AB बना दिया, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब A मिला किससे, A आके जुड़ गया B से, तो हमारा क्या हो गया, कंबाइन होके AB बना लिया, ठीक है, कंबाइन हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल चीज है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट्स को ऐड करके एक प्रोडक्ट बना दिया जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का विपरीत है, एकदम विपरीत है, डीकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का विखंडन होना या टूटना, ठीक है। जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी को 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। या तो हम किसी चीज को दबा देते हैं, किसी चीज को मिट्टी में मिला देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उसे डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है कि जैसे हमारा AB लिखा हुआ है, इसको तोड़ करके ये A अलग और B अलग कर देगा, ठीक है। AB को हमारा A प्लस B के फॉर्म में अलग अलग कर देगा, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे वाला जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारा, देखिए डिस्प्लेसमेंट में ही क्या होता है कि डिस्प्लेस करना, ठीक है। कोई जैसे अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कोई एक पावरफुल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई जैसे भेड़िया है, वो शिकार करने जा रहा है किसी चीज का, कोई खाना खाने जा रहा है, ठीक है। अब उसके सामने शेर आया, तो क्या करेगा, भेड़िए को हटा करके खुद जाएगा वो खाने, ठीक है। तो रिप्लेस करता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो शेर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब भेड़िए टाइप के लोगों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, रास्ते से, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह उसका बदल देना, स्थान परिवर्तन करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। मान लीजिए कि जैसे मैंने कह दिया कि हमारा कोई रिएक्शन A था और प्लस मैंने इसमें BC से इसका क्या किया, रिएक्शन कराया, तो ये हमारा बना लिया AC और प्लस B को अलग छोड़ दिया। या तो हमारा ये भी कर सकता था कि AB बनाता, ठीक है, AB बनाता, C को अलग छोड़ देता। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक चीज को डिस्प्लेस कर दिया। इससे वो हम लोग एक सिंगल वर्ड में सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अगला वाला जो हमारा आता है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इसमें 2-2 जगहों पर स्थान परिवर्तन हो रहा है। 2-2 जगहों पर स्थान परिवर्तन का मतलब, मान लीजिए ये AB था, CD के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो भैया ये AD प्लस BC बना लिया, ठीक है। क्या हुआ, AD प्लस BC हो गया, AD इधर गया और BC आपस में मिल गए, इन्होंने क्या किया, रिएक्शन बनाया। डबल डिस्प्लेस हुआ है ना, एक बार A ने डिस्प्लेस किया C को और एक बार C ने डिस्प्लेस किया है A को, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये केस मार्क क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लास्ट वाला जो केस है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये नया वर्ड है, आप लोग इसे समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर जाना, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन से ही नहीं मतलब है, इसको हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बेस्ड मेथड में पढ़ेंगे कि किसी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन हमारे ऐड हो रहे हैं तो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऐसा केस होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। अभी फिलहाल यही पढ़िए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग यही हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक हमारा ओवरव्यू रहा। अगली क्लास में आप लोग अगले लेक्चर में इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस भी कराएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें ज्यादा, देखो इस लेसन में कुछ ज्यादा है नहीं। मैंने आपको 1 लेक्चर लिया, 2 लिया, तीसरे लेक्चर में शायद ये पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो बचता है ना, थोड़ा सा कोरोजन बचता है, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन बचता है, बस यही चीजें हैं। इन रिएक्शन के बाद तो रिलेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम एक इसका रिवीजन क्लास भी लेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें थी। एक ही क्लास में हम रिवीजन क्लास में सब कवर कर देंगे आपका, ठीक है। तो कुछ है नहीं ज्यादा इस लेसन में, आप बस अपने आप पर भरोसा रखिए, हमारे चैनल पर भरोसा रखिए, आपको अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड की जाएगी और अच्छे से अच्छे नॉलेज दिए जाएंगे आपको किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए पूरी तरह से अगले लेक्चर के लिए हमारे, ठीक है। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर से जरूर देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।